नमस्कार सभी को। सभी अधिकारियों का फिर से जो है आज की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हमारा अध्याय 3 यानी लेसन नंबर 3 और जिसका हमारा टाइटल है वित्त यानी फाइनेंस। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हमारा जो फाइनेंस जो होता है जिसमें हम हमारा ऑफिस में जो काम होता है ना, वित्त से संबंधित जो भी हमारे काम होते हैं, जो हमारी छुट्टी होती है और जो हमारे बिल हम या हमारा मेडिकल बिल होता है या हमारी एलटीसी का बिल होता है, तो उसके लिए जो है हमारा जो कार्यालय में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसके लिए हम जो है किस तरह से जो है हमारे लेटर्स जो होते हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग का जो उसमें जो काम होता है वो उसमें जो है किया जाता है। तो बिना जो है समय को जो है गवाते हुए हम लोग जो है यहाँ अपने पाठ को जो है आरंभ करते हैं। सभी कार्यालयों को राजस्व के रूप में प्राप्त लोकधन का उपयोग करते समय मितव्ययता बरतनी चाहिए। यानी कह रहे हैं जो सरकारी जो खर्चा जो होता है ना, वो हमें ऐसे लापरवाही से नहीं करना चाहिए कि ये तो गवर्नमेंट का है और जितना मर्जी उसे कर ले, बल्कि मितव्ययता यानी अ, उसमें भी हमें उसमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कम से कम मितव्ययता, कम से कम इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक मंत्रालय में वेतन लेखा कार्यालय की स्थापना की गई। इसीलिए तो फिर वहाँ पे जो है ना हमारे बिलों के भुगतान के लिए हम जान देखते हैं ना कि डीडीओ वगैरह कौन है, कैसे है, तो इसलिए हर एक कार्यालय में जो है इन इसकी स्थापना की गई है। वेतन लेखा कार्यालय का मुख्य कार्य क्या है? संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालयों की स्थापना बिल, आकस्मिक व्यय बिल, अग्रिम बिल, कोई एलटीसी के लिए जाता है तो वो एडवांस में भी पैसा लेता है ना, तो अग्रिम बिल आदि की समुचित जांच कर भुगतान के लिए पारित करना, भुगतान की व्यवस्था करना, समस्त प्राप्तियों और व्यय का हिसाब किताब रखना। तो ये कौन करता है? जो हमारे जो कार्यालय में जो हमारा वित्त से संबंधित जो कार्य करता है उसका ये सब कार्य होता है। कार्यालय का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय में भंडार की बहुत सी मदों की स्थानीय खरीद करनी पड़ती है। और जैसे अपने कार्यालय में होता है ना, ये देखो स्टेशनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर और हमारे पेन, पेंसिल, मार्कर, जो भी चीज़ें जो होती है वो इसमें शामिल होती है। जो भंडार जो स्टोर कीपर एक ऐसे हमारे एक होता है ऑफिस में। तो खरीद करते समय यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि खरीदी जाने वाली मदों की गुणवत्ता और कीमत दोनों ही ठीक हों। तो वो इंसान ऐसा होना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि एक पैसा लगे वहाँ दो लगाए, बल्कि ध्यान से और जितना कम से कम व्यय हो सके उतना जो है वो जो है खर्च करें। इस कार्य में मार्गदर्शन और सरलता के लिए पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। अधिक मूल्य वाले वाहन और उपकरण तथा मशीनों की खरीद पूर्ति खरीद की जा सकती हैं। अधिक मूल्य वाले वाहन और उपकरण तथा मशीनों की खरीद पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के केंद्रीय क्रय संगठन के माध्यम से की जा सकती है। अभी कई ऑफिसर होते हैं जिनको जैसे गाड़ी की सुविधा भी दी जाती है ऑफिस के अंदर, तो वो सब भी बता रहे हैं यहाँ पे। खुले बाजार से प्रतियोगी दरों पर उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीदने की दृष्टि से जो है क्रय समिति गठित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। जनता की गाड़ी यानी कड़ी मेहनत जो जनता करती है, राजस्व के रूप में प्राप्त लोकधन के व्यय में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस पर निगरानी और नियंत्रण रखने के लिए संसद की लोक लेखा समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आंतरिक वित्त सलाहकार और वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के रूप में एक सुव्यवस्थित तंत्र मौजूद है। और ये वित्त के बारे में बताया है कि हमारे सभी कार्यों को करने के लिए जो वित्त लेखा जो है एक सुव्यवस्थित रूप से जो है सरकार द्वारा स्थापित किया गया है विभाग, और इसका उद्देश्य भी जो है व्यापक वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है।
सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, विभागों, मंत्रालयों आदि में कम से कम एक वित्तीय लेखा अनुभाग होता है। यह अनुभाग अपने कार्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए वित्त और लेखा संबंधी मामलों का रखरखाव और पर्यवेक्षण करता है। कर्मचारियों के वेतन, अग्रिम, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, महंगाई भत्ता होता है, ऋण होता है, बजट आदि की व्यवस्था करता है और व्यय आदि पर नियंत्रण रखता है। इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित जो नियम विनियम है उनका भी पालन करता है और उन्हीं के अनुसार जो है वित्त तथा लेखा अनुभाग से कार्यवाही करने की अपेक्षा रखता है। अब इसमें हमारे जो वित्त के अंदर ये तो है नहीं भाई, हम किसी से, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी जो एक ही तरीके से जो है पैसा ले सकता है, जैसे उसने एप्लीकेशन दिया उसको पैसा मिल गया, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरह से जो है कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रकरण नंबर 1 में हमें दिखाया है अग्रिम जो है कैसे और क्या होता है। अग्रिम जो है एक सरकारी सुविधा है और जिसके तहत भारत सरकार के कर्मचारी, अधिकारी और स्तरीय जीवन यापन के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ने पर सरकार से उधार के रूप में पैसे ले सकते हैं। साइकिल तथा त्योहार अग्रिम केवल उन कर्मचारियों के लिए हैं जिनका मूल वेतन इतना है, डैश दिया है, क्योंकि अलग अलग ऑफिस में अलग अलग होता है ना, इसलिए। इसके अलावा बाकी सभी प्रकार के अग्रिम कोई भी कर्मचारी, अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर ले सकता है। अग्रिम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ब्याज रहित अग्रिम भी होता है और ब्याज सहित अग्रिम भी होता है। तो देखिए, ब्याज रहित अग्रिम होता है और ब्याज सहित अग्रिम भी होता है। इसमें कुछ शब्दावली हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं लेफ्ट साइड से। जैसे अवकाश यात्रा रियायत है ना, LTC लेते हैं, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन कहते हैं। फिर किस्त जो होती हैं इंस्टॉलमेंट के रूप में भी लेते हैं। अनिवार्य खर्च भी हैं, ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस, वसूली, रिकवरी, मासिक किस्त, मंथली इंस्टॉलमेंट, और कार्मिक पर्सनल होता है, और टूर हमारा दौरा होता है, उसके लिए भी हम जो है अमाउंट के लिए क्लेम करते हैं। सामान्य भविष्य जो है जनरल प्रोविडेंस फंड जो होता है, और अहर्ता एलिजिबिलिटी क्या है, आंशिक अंतिम यानी जो है पार्ट या फाइनल, आंशिक यहाँ पार्ट नहीं, यहाँ पार्शियल आएगा, और निकासी जो है विड्रॉवल्स, वापसी, रिफंड करना, विविध कार्यवाही, लीगल प्रोसीडिंग्स, और फिर मूलधन जो है प्रिंसिपल जो हमारी अमाउंट होती हैं वो होती हैं, और फिर कल्याणकारी योजनाएं जो है मूलधन के नीचे, वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं, और एडवांस जो होता है उसे अग्रिम यानी एडवांस में जो हम होता है वो आपको इंग्लिश में जैसे एडवांस कहते हैं, हिंदी में अग्रिम कहते हैं। इंटरेस्ट ब्याज होता है। अस्थायी कर्मचारी यानी टेम्परेरी एम्प्लॉय होते हैं, और स्थायी कर्मचारी जो है परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो इन दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। कार्मिक तो हमने देखा था, और टूर होगा। यथा नियम यानी एज पर रूल्स के अनुसार जो है, और प्रावधान प्रोविजन होता है। निर्धारित दर जो है प्रिस्क्राइब्ड रेट के अंदर ही उन्हें जो है बिल का भुगतान किया जाता है। बेसिक सैलरी को भी देखा जाता है कि उनका मूल वेतन कितना है। अब देखिए अन्य या आम, यानी आम होता है यहाँ पे खाने वाला आम नहीं है, बल्कि जो जनरल जिसे हम सामान्य कहते हैं, सामान्य प्रयोग के पदबंध या आम प्रयोग के जो है पदबंध है। हाउस बिल्डिंग एडवांस में भी सेंशनड हो सकता है। तो इसमें क्या है, भवन निर्माण अग्रिम भी स्वीकृत किया जाए, कहते हैं ना हमारा वो जो है क्या वो सेंशन हो गया है। तो हाउस जो है बिल्डिंग के लिए हम घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ हम प्रोविजन है। फाइनेंशियल जो है अप्रूवल में भी ऑप्टेंट वित्तीय अनुमोदन भी प्राप्त किया जाए। दिस अमाउंट में भी डिडक्टेड, और यह राशि जो है इन जो है 20 जो है किस्तों में काटी जाए। 20 इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है नीचे लिखा हुआ है काटी जाए। मोटरसाइकिल एडवांस ऑफ 30,000 इज सेंशंस टू श्री, किसी का नाम है तो यहाँ पे देखना हिंदी में, श्री को जो है 30,000 मोटरसाइकिल अग्रिम मंजूर किया गया। 30,000 रुपये जो है ना, रुपये 30,000 मोटरसाइकिल। एक ये देखना, हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना हिंदी में, तो जैसे रुपये
100 रुपये 20, इस टाइप से हम लिखते हैं। ये नहीं लिखते हैं कि 30 रुपीज़, रुपये बाद में नहीं लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। दिस अमाउंट में बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ श्री, है ना, तो ये राशि श्री के वेतन से काटी जाए। मिस्टर श्री या जो भी हैं हैज़ अप्लाइड फॉर कार एडवांस, और श्री ने कार अग्रिम के लिए जो है आवेदन किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में भी ऑब्टेन, प्रशासनिक अनुदान प्राप्त किया जाए। बिल हैज़ बिन जो है सबसे नीचे जो है यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अब बिल हैज़ बीन स्क्रूटिनाइज्ड एंड फाउंड इन ऑर्डर के अंदर बिल को जो है स्क्रूटिनाइज किया गया है और इसे ऑर्डर के अंदर फाउंड किया गया है। तो बिल की जांच की गई है और उसे सही पाया गया है। फाउंड इन ऑर्डर मतलब ऑर्डर आगे पास करने के लिए सही पाया गया है, और स्क्रूटनी मतलब इसकी जांच की गई है। डिस्क्रिपेंसी जो है हमारा जो है ये जो होता है विसंगति होती हैं, तो डिस्क्रिपेंसी इन बिल में भी जो है ना रिकन्सिल्ड, तो बिल में विसंगति का भी रिकन्साइल इसको किया गया है। रिकन्साइल्ड मतलब इसका समाधान किया जा चुका है। गिव डिटेल ऑफ ऑल पेंडिंग एडवांस, सभी लंबित अग्रिमों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। पेंडिंग मतलब हमारे जो लंबित यानी जो अभी तक मामले जो चल रहे हैं उनका भी विवरण प्रस्तुत करें। तो ये जो हमें कहते हैं ना कि पेंडिंग एडवांस मामले प्रस्तुत करें, विसंगति का समाधान किया जाए, सही पाया गया अनुमोदन प्रदान करें, ये हमें इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि हम जब लेटर या हमारी नोटिंग ड्राफ्टिंग करते हैं तो ये इस तरह के शब्दों का वहाँ पे प्रयोग करें। देखिए अब हमें एक अभ्यास के लिए भी दिया हुआ है। आपके कार्यालय के सहायक निदेशक जो है ने इतने पैसे की कार की अग्रिम जो है मांग की है कार खरीदने के लिए। उन्हें कुछ समय पहले भी कार अग्रिम मंजूर किया गया था, अब दूसरी बार उनको इसी प्रयोजन के लिए अग्रिम नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में कि हाँ, तो कह रहे हैं उन्होंने पहले भी कार के लिए ये अग्रिम जो है ले चुके हैं, मांग की थी उन्हें कुछ समय पहले भी। हाँ देखो, पहले उनका मंजूर किया गया था, लेकिन अब फिर से वो वापस से लेना चाहते हैं, तो इसे अभी मंजूर नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में जो हमें एक टिप्पणी और आदेश का मसौदा तैयार करना है। और आपके कार्यालय के जो है ये लिपिक हैं, इनका जो है मोटरसाइकिल के लिए अग्रिम मंजूर करते हुए एक संस्वीकृति आदेश का मसौदा तैयार, इनको जो है स्वीकृत का जो है स्वीकार किया गया है इनका, तो इसके लिए एक मसौदा तैयार करना है। इस तरह से ये अभ्यास के लिए कुछ दिए हैं जिन्हें आप देखना। बाकी हमारा सिलेबस पूरा होने के बाद हम अभ्यास तो करेंगे ही एक एक करके। और चिकित्सा सुविधाएं जो होती हैं, मेडिकल अलाउंसेस जो होते हैं, मेडिकल हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए भी हम देखिए कैसे कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। भारत सरकार की सेवा का विशेष आकर्षण कर्मचारियों, उनके परिवार एवं आश्रितों को उपलब्ध कराई जा रही मुफ्त चिकित्सा सुविधा है। सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को और उनके परिवार आश्रितों की चिकित्सा और उस पर खर्च व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कई प्रावधान है गवर्नमेंट में। कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ जाने की स्थिति में प्रथमतः भारत सरकार द्वारा स्थापित CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा हेल्थ स्कीम होती हैं, डिस्पेंसरी जिसमें आती हैं, फिर या फिर एम्पैनल्ड हमारे चिकित्सालय आते हैं, और इनकी अनुशंसा पर पैनल के अस्पताल जो है ना वहाँ पे भी निःशुल्क जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। तो कर्मचारी जो हैं को राज्य सरकार, कर्मचारी को क्या है, राज्य सरकार है और नगर पालिका, जिला बोर्ड, सरकारी ट्रस्ट, छावनी, रेलवे अस्पताल इत्यादि में भी इलाज कराए जाने की सुविधा दी जाती है। आपातकालीन स्थिति में आवास के निकटतम प्राइवेट गैर पैनल वाले अस्पताल में भी चिकित्सा कराई जा सकती हैं। प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा कराने पर भी सरकारी कर्मचारी को खर्च किए गए व्यय की सशर्त जो है प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। यदि सरकारी कर्मचारी चिकित्सा पर आने वाले खर्च को वहन करने की क्षमता नहीं रखता तो उसे क्रेडिट के आधार पर इलाज करने की सुविधा भी दी जाने का प्रावधान है। बहुत सारी फैसिलिटी हैं। आप इन जो है डिस्पेंसरी में जाइए, वहाँ अगर आप
को रेफ़र किया जाता है तो आप इम्पैनल हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, आप इसके नज़दीक नहीं हैं, तो प्राइवेट में भी प्रावधान है। अब इसमें कौन से शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, देखो मेडिकल जो है हमारा एक्सपेंस जो भी होता है वो चिकित्सा व्यय में आ जाएगा। प्रोविजन प्रावधान, अंतरंग चिकित्सा विभाग जो है इम्पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम जो है इंटरनल के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर छावनी जो होता है वो कंटेनमेंट जो है हॉस्पिटल्स होते हैं। तो चिकित्सा दावा मेडिकल क्लेम कर सकते हैं। अन्य और अधिकृत हॉस्पिटल तो अथोराइज होते ही हैं। औषधालय डिस्पेंसरीज को कहते हैं। हमारी डिस्पेंसरीज जो होती हैं उसको हम हिंदी में औषधालय कहते हैं, है ना। और बहिरंग ओपीडी जिसे बोलते हैं, इसे हम बहिरंग चिकित्सा विभाग कहते हैं। प्रतिपूर्ति जो होता है वो क्या होता है, रीइम्बर्समेंट हम कहते हैं ना, रीइम्बर्समेंट कर लो, इसका हो जाएगा, आप वहाँ से मेडिकल ले लो या दवाई ले लो, मेडिसिन ले लो इससे। और मेडिकल क्लेम हमने देखा था। अब विलम्ब में छूट देना और टू कंडोन्स द डिले, चिकित्सा सुविधा मेडिकल बेनिफिट्स, वार्षिक स्वास्थ्य जांच जो है एनुअल हेल्थ चेकअप का भी प्रोविजन है। और चिकित्सा बीमा के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस भी हैं। प्रत्यारोपण जो है, ट्रांसप्लांटेशन जो है, कोई चीज़ का ट्रांसफर जो हम किसी का अंग जो होता है किसी को इस टाइप का कोई किया जाता है तो उसमें भी जो है गवर्नमेंट काफ़ी हमारी जो है सहायता करती है, वो फंड ले सकता है। आरोग्य अस्वस्थता प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी क्या है कि हमारी इस मेडिकल लैंग्वेज में आता है। और केंद्रीय सरकार तो सबको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है CGHS। एक एग्ज़ाम में CGHS की फुल फॉर्म पूछा गया था, तो हिंदी में लिखा हुआ था और इंग्लिश में उसे लिखना था, ऐसा कुछ था। तो ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और प्रथमोपचार फर्स्ट एड होता ही है, सब जानते हैं। पूर्वानुमति जो है, प्रायर परमिशन होती हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बहुत ज़रूरी होता है। और स्वास्थ्य योजना हेल्थ स्कीम होती है। चिकित्सा छुट्टी मेडिकल लीव होता है। चिकित्सा पर्ची मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है। इमरजेंसी जो है, और चिकित्सा जो है आपातकाल और ट्रीटमेंट। इसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि किस तरह की लैंग्वेज में हमें नोटिंग ड्राफ्टिंग की जाती हैं, तो हम सॉरी एक मिनट निकालते हैं, कहाँ गया। चलो स्टॉप नहीं हुआ, यही बहुत अच्छी बात है। इसमें फिर से जो है हमारे कुछ जर्नल जो हैं शब्दावली हैं जिसे हम यहाँ देखते हैं। मेडिकल क्लेम में भी रीइम्बर्स्ड हो जाता है। चिकित्सा बिल की प्रतिपूर्ति की जाए, में भी जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आएगा की जाए। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ दिस अमाउंट इन द बजट, इस राशि का बजट में प्रावधान नहीं है। इमरजेंसी सर्टिफिकेट हैज़ टू बी अटैच्ड, आपातकालीन चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करें। ये यहाँ हमारी पत्र की और नोटिंग ड्राफ्टिंग की जो हमें किस तरह की जो भाषा प्रयोग करनी है वो यहाँ पे बताया गया है। इमरजेंसी सर्टिफिकेट हैज़ टू बी अटैच्ड, ये हमने देख लिया। आपातकालीन चिकित्सा जो है प्रमाण पत्र क्या है, संलग्न करें। पुट अ मेडिकल क्लेम फॉर पेमेंट इमीडिएटली, चिकित्सा दावे को तत्काल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। श्री कखग इज ग्रांटेड प्रायो परमिशन फॉर ट्रीटमेंट, श्री को इलाज कराने की पूर्व अनुमति दी जाती है। ये भी किसी लेटर्स के, सारी लेटर्स की लैंग्वेज हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग जो भी हम करते हैं। अब देखिए यहाँ से, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, है ना, सरकारी जो कार्मिकों को, और चिकित्सा सुविधा निःशुल्क दी जाती हैं। मेडिकल क्लेम में भी पास्ट फॉर पेमेंट, चिकित्सा दावे को भुगतान के लिए पास किया जाए, पारित किया जाए। मेडिकल सर्टिफिकेट में भी सबमिटेड, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। टेक ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल्स और अथोराइज्ड बाय CGHS, हाँ ये भी हमें पीछे भी देख के गए हैं। तो क्या है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकृत जो हॉस्पिटल होते हैं ना, अथोराइज होते हैं, उसमें इलाज कराएं। लास्ट देखिए, मेडिकल लीव ऑफ श्री कखग इज सेंसन्ड, इसकी जो है सेंसन हो गई है, इसकी मेडिकल लीव जो कखग जो भी है इसकी छुट्टी मंजूर की जाए। अब स्थितियाँ क्या क्या आ सकती हैं,
देखो नंबर 1 देखिए, आपके कार्यालय के एक कर्मचारी ने बिना सीजीएचएस से रेफर कराए निजी पैनल्स के अस्पताल में इलाज कराने के बाद भुगतान हेतु अपना चिकित्सा बिल प्रस्तुत किया है। चिकित्सा के दौरान उन्होंने न तो कार्यालय को सूचित किया और न ही इसकी पूर्वानुमति ली। इस संबंध में सहायक स्तर की एक टिप्पणी तैयार कीजिए जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि बिना आपातकालीन प्रमाण पत्र के बिल का भुगतान नहीं किया जा सकता तथा कर्मचारी को सूचित करने के लिए कार्यालय आदेश का मसौदा तैयार कीजिए। तो ये जो है अभ्यास के लिए दिए हैं, आप देखिए और हम इसे हमारा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद एक एक करके पढ़ेंगे। अब आ गई है हमारी एलटीसी जो है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, तो एलटीसी जो हमारा यात्रा रियायत जो जिसे हिंदी में बोलते हैं, और उसका सभी को पता है, सब कर्मचारी जो है एलटीसी पे जाते हैं, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा लोकहित में की गई यात्राओं में किराए एवं अन्य खर्चों पर किए गए व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा राशि की नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। इसे यात्रा भत्ता कहा जाता है। अपने गृहनगर से दूर तैनात सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी ब्लॉक बस में परिवार एवं आश्रितों सहित अपने घर जाने वापस आने का यात्रा किराया सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसे होम टाउन एलटीसी या गृहनगर यात्रा रियायत भी कहा जाता है, गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत। तो कई कर्मचारी जो होते हैं वो अपने जो है जैसे पूरे इंडिया का टूर करते हैं, कई होम टाउन के लेते हैं, तो इस टाइप से जो है एलटीसी अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग ब्लॉक ईयर में गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें प्रदान की जाती हैं। अब इसमें कुछ शब्दावली हैं जिसे हम देख लेते हैं जो हमारे ऑफिस में काम आती हैं। आश्रित होता है डिपेंडेंट, यात्रा भत्ता अग्रिम होता है, टीए जो है ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो होता है, एडवांस बकाया एरियर होता है, प्रति हस्ताक्षर जो होते हैं, काउंटर सिग्नेचर होते हैं, प्रशिक्षण ट्रेनिंग होता है, निरीक्षण इंस्पेक्शन होता है, दौरा कार्यक्रम टूर प्रोग्राम होता है, रकम राशि अमाउंट होती है, और स्पष्टीकरण जो है एक्सप्लेनेशन होता है। ये सारी बातें देखो, हम किसी टूर पे जाएंगे, जैसे देखो ये टूर है, इसके लिए हम जो है हम ये देखेंगे हमारा ट्रैवलिंग अलाउंसेस कितना है, हमारा डिपेंडेंट कौन है ना, और उसके बाद जो है क्या हम प्रशिक्षण पे जा रहे हैं, हम इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, और या फिर हमारा जो है जो क्या है होम टाउन एलटीसी के लिए जा रहे हैं। ये सब जो शब्द हमें यूज कर एक्सप्लेनेशन इसका हमें देना होगा, है ना। और यात्रा भत्ता यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है, रद्द करना जो है हो सकता है हमारा कर्मचारी इसे कैंसिल भी कर दे तो टू कैंसिल, है ना। और समायोजन होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है कई बार, नियमानुसार एज पर रूल्स होता है, अनुमोदन अगर हो जाता है तो हम मानेंगे अप्रूवल हो गई है, प्रतिपूर्ति होती हैं कंपनसेंट, है ना, और स्वीकृति होती है सेंसेंट्स जो होती है हमारी कोई भी चीज़ सेंसेंट हो गई है तो आम प्रयोग के जो है इसमें पदबंध देख लेते हैं। श्री क ख ग हैज़ अप्लाइड फॉर एलटीसी एडवांस। श्री क ख ग ने छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम के लिए आवेदन किया, है ना। क ख ग अप्लाइड फॉर एलटीसी इन एडवांस आएगा यहाँ पे। और अ टूर प्रोग्राम ऑफ श्री इज सेंसेंट्स, तो श्री का दौरा कार्यक्रम स्वीकृत किया गया। और एलटीसी ऑफ ये कितना है 10,000, है ना, 10,000 सेंसेंट्स टू श्री, है ना। श्री को जो है 10,000 रुपये की अग्रिम राशि मंजूर की जाती हैं। एडजस्ट द अमाउंट ऑफ एडवांस एलटीसी क्लेम इज फुट अप फॉर पेमेंट, और सेंक्शंस फॉर जो है पेमेंट, एलटीसी का जो अग्रिम भुगतान है वो प्रस्तुत हैं और भुगतान के लिए स्वीकृत हैं। सेंक्शन मतलब स्वीकृत हो गया है, और बिल में भी पास्ट फॉर पेमेंट, बिल को भुगतान के लिए पारित किया जाए। और ये क्या है, सेंक्शन इज हियर बाई अकॉर्डेड, स्वीकृति दी जाती हैं। पेमेंट फॉर 10 डेज लीव, 10 दिन के अवकाश का जो है नकदीकरण भुगतान किया जा सकता है ना। पेमेंट फॉर 10 डेज लीव इनकेसमेंट जो है मे बी मेड, 10 दिन के अवकाश का नकदीकरण भुगतान भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर परमिटेड टू अवेल एलटीसी टू विजिट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब देखिए सरकारी कर्मचारी जो होते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के भ्रमण के लिए, है ना, छुट्टी यात्रा रियायत की अनुमति है, क्योंकि पूर्वोत्तर के अंदर अलग कल्चर हैं, उनको भ्रमण की जो है सुविधा दी जाती है। और इसके बाद जो है पर्सनल दोष हुआ
नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाई एयर फॉर LTC, जो कार्मिक हवाई यात्रा के हकदार नहीं है ये, और उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई यात्रा द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत की विशेष सुविधा दी जाती है। अच्छा, जिनको हवाई यात्रा का जो हक भी नहीं है ना, वो भी अगर पूर्वोत्तर में इस यात्रा का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें ये जो है एंटाइटल्ड है। स्थितियाँ देखिए फिर जो अभ्यास के लिए हमारे सामने आया है। आपके कार्यालय के एक उप निदेशक हैं और क ख ग 1 सप्ताह के दौरे पर शिलोंग जा रहे हैं। उन्होंने छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम के लिए 30,000 की मांग की है। इनके द्वारा प्रस्तुत यात्रा का अनुमानित व्यय भी 30,000 है। नियमानुसार अनुमानित व्यय का 80% अग्रिम ही मंजूर किया जा सकता है। इस संबंध में एक टिप्पणी जो है एक जारी की जाने वाले स्वीकृत आदेश का मसौदा, हाँ, तो ये आदेश का मसौदा तैयार करने के बाद इस तरह से ये काफ़ी हैं। और अधिप्राप्ति या प्रापण करिए एवं निविदाएं, ये हैं प्रोक्योरमेंट, परचेज एंड टेंडर्स। भारत सरकार के किसी भी अधिप्राप्ति खरीद क्रिय का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा ये अधिकार भारत सरकार को सौंपे गए हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई सामान्य वित्तीय नियमावली, जिसे हम GFR है ना, जनरल, जी का हो गया जनरल हो गया सामान्य, F फाइनेंशियल्स, और नियमावली जो होती है हमारे रूल्स के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ये अधिकार कार्यपालिका को सौंपे गए हैं। सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 एवं वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी कार्यालय ज्ञापनों के अंतर्गत ही सारी सरकारी अधिप्राप्तियां खरीद की जाती हैं। अधिप्राप्तियां या खरीद की जाती हैं, सब किया जाता है। अब ये जो हमारा सामान्य जो है वित्तीय नियमावली का निर्माण वित्तीय प्रबंधन और सरकार में खरीद की प्रक्रिया को सरल, सहज, पारदर्शी बनाने तथा वित्तीय अनुमोदन के लिए बनाया जाता है। और अतः आवश्यक है कि सरकार में सारी खरीद GFR के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाए। यानी जो नियमावली है ना सरकार की, वित्तीय सरकार की, उसी के अनुसार जो हमारा खरीद होना चाहिए, और सभी अनुशासनिक नियमों को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए की जाने वाली समस्त जो है अधिप्राप्तियां खरीद पर नज़र रखने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संघ और राज्य सरकारों राज्यों की लेखाओं का पर्यवेक्षण किया जाता है और उन्हें संसद के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। फिर क्या होता है, नियंत्रण और महालेखा, ये देखो, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर संसद की लोक लेखा समिति होती हैं जो आवश्यक निर्णय लेती हैं, और अधिप्राप्तियों खरीद के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग नामक सांविधिक निकाय की भी स्थापना केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अंतर्गत की गई है। कहते हैं कि सारी रिपोर्ट जो होती हैं है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट भी होती हैं वो हमें लोक लेखा समिति के पास जो है भेजी जाती है, जो निर्णय लेती हैं, है ना। और फिर क्या होता है, वहाँ पे सभी जो है जो हमारा शिकायतों की जांच के लिए वहाँ पे एक अधिकार किसको दिया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वहाँ पे बैठा है, उसकी स्थापना की गई है। और 2003 में जो है इसकी जो है हमारा जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना की गई थी, सब तरह की जांच करता है ये। फिर उसके बाद क्या होता है, GFR जो है के अंतर्गत सामान्य निर्देशों के अनुसरण में सरकारी अधिप्राप्तियों खरीद और क्रय में बचत और दायित्व और दक्षता सुनिश्चित करना ही अधिप्राप्ति नीतियों का प्रधान उद्देश्य है। सरकारी खरीद के लिए समस्त आपूर्तिकर्ताओं को पारदर्शी है ना, पारदर्शी, उचित एवं समान अवसर उपलब्ध कराना भी इनका उद्देश्य है। इनके बहुत से उद्देश्य हैं भाई, अनुशासन को देखता है, बचत और दायित्व इनके क्या है उनको सुनिश्चित करता है, और पारदर्शिता को भी देखता है, सबको समान अवसर उपलब्ध करवाने को भी देखता है। किसी भी लोक अधिप्राप्ति में इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी होता है कि अधिप्राप्त सामग्री या सेवाएं सर्वाधिक प्रतियोगी दर पर न्यायपूर्ण पारदर्शी तरीके से की जाए, है ना। हर एक काम में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा सामान्य सेवाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस तरह प्राप्त समस्त निविदाओं पर विचार करते हुए न्यूनतम दर पर आपूर्ति के लिए सहमत होने वाली फर्म की निविदा को ही सहमति प्रदान की जाती है, और सफल बोलीकर्ता बिडर को
क्रिया आदेश जारी करने से पहले लिखित रूप में यह सूचना दी जाती है कि कार्यालय द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद ही जो है अधिप्राप्तियाँ करिए संबंधी कार्यालय। ये बहुत टिपिकल काम होता है, ऐसे नहीं है कि हमारी जो भी निविदाएं होती हैं वो बहुत एक सेकंड में जो है एक दिन में भी जारी हो जाती हैं। इसके लिए आपने देखा कितनी कितनी प्रोसेस करनी पड़ती हैं और उसके बाद जो है इन्हें स्वीकार किया जाता है और फिर जो है कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। निविदा का एक नमूना देख लीजिए। फाइल संख्या, विभाग, मंत्रालय, भारत सरकार, ये सब जो है हर एक जो है जगह अधिकतर जो है हमारे ऑफिशियल जो कार्यवाही होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। ये निविदा में भी आती हैं। फिर इसमें विषय होता है और कोई भी विषय जो है उस जो है वहाँ पे जो सिचुएशन होती हैं, जो लेटर या नोटिंग, ड्राफ्टिंग या निविदा जो भी की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। तो देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक जो है अनुसंधान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली में सरकारी उपयोग के लिए DLY कारों को किराए पर लेना, ये इसका विषय है। तो देखिए निविदा जो है इसके अंदर ये सब जो क ख ग इन्होंने दिया, ये क्या है अभ्यास के लिए यहाँ पे, या इन्होंने बना के नहीं, इसको इन्होंने पूरा परफॉर्मा दिया है, अभ्यास के लिए नीचे दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक बार हम इसे देखते हैं गौर से। दिनांक 1/10/14 अथवा संविधा के निर्णय की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए दैनिक आवश्यकता के आधार पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली में सरकारी उपयोग के लिए चालक सहित DLY टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए वार्षिक दर पर टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अब ये हमारा जो सब्जेक्ट था ना, उसके बाद जो है ये जो है हमारी इसमें ड्राफ्ट में तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद जो है केवल उन्हीं सेवा प्रदाता कंपनियों, फर्मों, प्रतिष्ठानों आदि के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा जिनके पास टेंडर खोलने की तिथि हो। जो तिथि थी ना हमारी 10 कितनी थी, 1/10/14 की तिथि को दिल्ली राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र हो, है ना। तो वो कह रहा है उन्हीं को ही मान्य है जिनके पास प्रमाण पत्र है गवर्नमेंट का। ऑपरेटर को केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत भी होना चाहिए और उसके पास 15 जो है अंकों का सेवा कर कोड भी होना चाहिए। फिर विभाग को टेंडर को पूर्णतः अथवा उसके किसी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार है। विभाग न्यूनतम दरों को स्वीकार करने के लिए भी बाध्य नहीं है ना। और करार की अवधि के दौरान दरों के संशोधन के लिए विक्रेताओं के किसी भी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक यह अपरिहार्य न हो, आवश्यक न हो। विभाग को बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी टेंडरों को निरस्त करने का अधिकार है। विभाग को यह भी अधिकार है। टेंडर करार संलग्न अनुबंध 1 में दिए गए नियम एवं शर्तों के अधीन होंगे। दरें जो हैं अनुबंध जो है 2-3 में दिए गए प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मुहरबंद दरें जो है 19/9/15 तक साय 3 बजे तक टेक्नोलॉजी भवन के स्वागत कक्ष के पास रखे DSIR के टेंडर बॉक्स में डाली जाएं। निविदाएं उसी दिन जो है अपराह्न यानी 3:30 जो होती हैं, कमरा नंबर 1, हॉल नंबर ये है, टेक्नोलॉजी भवन है नई दिल्ली में जो है उस समय खोली जाएगी। फिर ये जो है क ख ग अवर सचिव भारत सरकार जो है नाम है क ख ग यहाँ पे। दूरभाष और संलग्न देखो किसको है, प्रतिलिपि है श्री VK वरुण वैज्ञानिक F को DSIR की वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज को अपलोड करने के लिए प्रेषित किया गया, जहाँ से सब लोग देख सकते हैं। और फिर जो है वापस से जो है ऊपर वाला जो क ख ग नाम था वो नीचे लिखा जाएगा। फिर अनुबंध और नियम शर्तें जो हैं, करार की दरें जो हैं इस तारीख तक जो हैं और वर्ष की अवधि के लिए इतने 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। और पारस्परिक संबंध में कुछ शर्तें, ये सब होगा। सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों प्राइवेट टैक्सी सेवाओं की आवश्यकता है। ये सब बताया है कि इस टाइप से जो है और उनके लिए कुछ रूल्स हैं। और फिर जो है कार्य की अवधि भी 10 घंटे होगी। ये सब करने के बाद जो है अनुबंध 2 देखिए, तकनीकी बोली, इसमें जो है विवरण जो है कंपनी का नाम है और ये सब जो है कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ये सब यहाँ पे जो है इतना देने के बाद जो है मोबाइल नंबर, एजेंसी, LT, ये जो DLY टैक्सियों की कुल संख्या, मालिक का नाम, दूरभाष। अब नीचे देखिए, यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस टेंडर पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी नियमों, हाँ ये उसके लिए है जो टेंडर पे साइन करेगा और मैं यहाँ उस दिनांक जो है सब लिखेगा, हस्ताक्षर करेगा। तो ये जो है
आपने देखा कि जो हम लेटर वगैरह लिखते हैं उससे जो है हमारी ये जो टेंडर की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी टिपिकल होती है। इसमें जो है कभी भी जो है उसको जो अथॉरिटी के पास पूरा राइट होता है, कभी वो कैंसिल कर सकता है, किसी को निकाल सकता है, लेकिन अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो बहुत ढंग से ध्यान से पढ़कर ही जो है कोई जो व्यक्ति जो है इसके अंदर है वो टैक्सी वाले जो भी हैं, हाँ, अपना प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होने पर उनकी पूरी प्रक्रिया रद्द हो सकती है। अब इसमें सहायक शब्दावली क्या होती हैं? प्रापण होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, सामान्य वित्तीय जनरल फाइनेंशियल रूल होते हैं, हम पढ़ के गए थे ना GFR। प्रविष्टियाँ जो है एंट्रीज कौन कौन लेगा, आपातकाल इमरजेंसी होती है, संचलन जो है पंजी होती है, लॉग बुक और मूवमेंट रजिस्टर होता है, सांविधिक निकाय जो होता है हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, पारदर्शिता होती, ट्रांसपेरेंसी जो होती हैं वो पारदर्शिता होती हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है पर्यवेक्षण, सुपरविजन, और विधिवत ड्यूली होना चाहिए। वैकल्पिक होता है ऑप्शनल, और प्रतियोगी दर जो है कॉम्पिटिटिव रेट्स होते हैं, न्यूनतम दर लोवेस्ट रेट होती हैं। कोई वायलेशन करता है तो उसे उल्लंघन की श्रेणी में हम डाल देंगे। करार भी होगा, उनके बीच में एग्रीमेंट भी होगा। गंतव्य स्थान होता है डेस्टिनेशन, और अद्यतन होता है अप टू डेट। वित्तीय प्रबंधन फाइनेंशियल जो है हमारा मैनेजमेंट होता है, निरस्त किया जाएगा तो हमें उसे कैंसिल माना जाएगा। इसके बाद जो आ रहा है बोलीकर्ता, बोलीकर्ता जो होता है उसको बिडर कहते हैं। बी, इसको ऐसे याद कर लेना, तो ये बोली बी से बना है ना, और बिडर। मुहर बंद होता है, सील्ड, अपरिहार्य होता है, अनअवॉइडेबल, और नियम और शर्तें होती है, टर्म्स एंड कंडीशन। मुआवजा कंपनसेशन होता है। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन सेवा का सर्विस टैक्स होता है। सब प्रमाणित सेल्फ सर्टिफाइड होता है। केंद्रीय सतर्कता, सेंट्रल विजिलेंस आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग इसे कहते हैं। आम बोलचाल के कुछ जो हैं इसमें भी कुछ पदबंध होते हैं, देखते हैं। इनवाइट टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों की खरीद के लिए एक निविदा आमंत्रित करें। रेफर जनरल फाइनेंशियल रूल, इस संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली देखें। स्टिक जो है कंपाइलेंस टू रूल्स, नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें। इनिशिएट्स प्रोसेस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ हंड्रेड्स कंप्यूटर्स, 100 कंप्यूटरों की अधिप्राप्ति खरीद करने के लिए प्रक्रिया शुरू करें। आफ्टर दैट हमारे पास आता है मेंशन ऑल टर्म्स एंड कंडीशन इन टेंडर नोटिस, निविदा सूचना में सभी नियम एवं शर्तों का उल्लेख करें। सर्विस टैक्स एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स विल बी पेबल, विहित दरों पर सेवा कर दिए होगा। अटैच सेल्फ अटेस्टेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सब प्रमाणित पंजीकृत प्रमाण पत्र संलग्न करें। देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट, हमारा जो है लाइन है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज मैंडेटरी एंड ओनली सेल्स एप्लीकेशंस विल बी, नीचे हुआ इसका, केंद्रीय सतर्कता आयोग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है ना। ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसका लेना बहुत ज़रूरी है। विल बी एक्सेप्टेड आएगा नीचे शायद, ओनली शेयर्स एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, मुहरबंद आवेदन ही जो है स्वीकार किए जाएंगे, है ना। लास्ट देखिए, टेंडर प्रोसेस विल बी सुपरवाइज्ड बाय द ऑडिटर जनरल, है ना। तो ऑडिटर जनरल जो महालेखा परीक्षक होता है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसको सुपरविजन इसका किया जाएगा, पर्यवेक्षण किया जाएगा। अब ये हमें दिया है कि इसका आप जो है खुद इसका ड्राफ्ट तैयार कीजिए। आपके कार्यालय में प्रशिक्षण एवं कार्यालय प्रयोग हेतु 30 कंप्यूटर लगाए गए हैं। इन कंप्यूटरों की वारंटी दिनांक जो है इतनी को समाप्त हो रही हैं। इन कंप्यूटरों के वार्षिक रखरखाव के लिए निविदाएं आमंत्रित किए जाने होते, नियम और शर्तों से टिप्पणियाँ, तो इसका जो है मसौदा और टिप्पणी खुद तैयार करनी है। उसके बाद जो है विविध प्रकरण, विविध वित्तीय मामले, इसकी देखिए कुछ शब्दावली दी हुई है। विशेष अनुमति स्पेशल परमिशन होता है, वसूली होता है, रिकवरी, निविदा, टेंडर,
अनुदान ग्रांट होती हैं, समायोजन एडजस्टमेंट होता है, पेशगी जो होती है एडवांस होता है, लेखा परीक्षा आपत्ति ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है, दूरा कार्यक्रम टूर प्रोग्राम होते हैं, अग्रदाय लेखा जो है इम्प्रेस्ड मनी होती हैं, जालसाजी फॉर्जरी होता है, और किस्त जो होता है इंस्टॉलमेंट होता है, और शुद्ध राशि जो होती है नेट अमाउंट होती है। ये देखो यहाँ से भी चलते हैं, पेशगी होती हैं, एडवांस लेखा अधिकारी अकाउंट ऑफिसर होता है, एक मुश्त राशि होती है, लमसम अमाउंट हम कहते हैं ना, लमसम अमाउंट, तो उसे कहते हैं एक मुश्त राशि, चालू ठेका रनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, आर्थिक सीमा जो है मॉनेटरी लिमिट होता है, मानदेय होता है, ऑनरेरियम हमारा ऑनरेरियम जो होता है, कटौती होता है, डिडक्शन सॉरी सॉरी काफ़ी सर्दी हो रही है भाई यहाँ पे। क्लेम होता है दावा, और घाटा और कमी होती हैं हमारी, डिफिसिट होता है, इंस्टॉलमेंट किस्त होती है सबको पता है, नेट अमाउंट हो गया ना, और लीज होता है पट्टा, लेखा शीर्ष होता है, अकाउंट लेखा शीर्ष जो होता है अकाउंट हेड होता है, दर होती है रेट, मितव्ययता इकोनॉमी, विथ फाइनेंस होता है, मंजूरी जो होती है हम कहते हैं हमारा सेंशंस ऑर्डर जो है मिल गया है। सैंक्शन ऑर्डर के बाद आता है अधो हस्ताक्षरी जो है हमारा अंडर साइंस बट्टे खाते में, राइट ऑफ समयोपरि और टाइम, प्रति हस्ताक्षर होता है, काउंटर साइग्नेचर जो आपने कभी देखा होगा, और अनावर्ती व्यय होता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, निम्न आय वर्ग होता है, लो इनकम ग्रुप होता है, आवर्ती व्यय होता है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, और सवारी भत्ता होता है, सवारी भत्ते के लिए जो कन्वीनियंस जो अलाउंसेंस होता है, फिर आम प्रयोग के पदबंध, आम प्रयोग के पदबंध के बाद जो इसके अभ्यास के बाद जो है हमारा अध्याय जो है नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, वो बैंकिंग का है, जिसे हम हमारी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो है कुछ हमारी पदबंध दिए हुए हैं जिन्हें हम देखते हैं। प्लीज़ पुट अप सैंक्शन ऑर्डर, है ना, कृपया मंजूरी आदेश स्वीकार करें, टेंडर प्रोसेस में भी इनिशिएटेड, निविदा प्रक्रिया शुरू की जाए, इंक्वायरी कमेटी में इन्वेस्टिगेट द इंक्वायरी कमेटी में इन्वेस्टिगेट द एम्बेजलमेंट। तो हम कहते हैं ना एम्बेजलमेंट क्या होता है, तो ये है गबन, कोई चीज़ गबन कर ली, दबा ली, जांच समिति गबन की जांच करे। अभी ये टीए का कुछ आ गया है। पुट अप क्लेम फॉर टीए, यात्रा भत्ते का दावा प्रस्तुत करें। OTA 4 जो है 50 आवर्स जो है और इस सेंसस टू एम्प्लॉय, कर्मचारियों को 50 घंटे का समय पर भत्ता स्वीकृत किया गया है। प्लीज़ अकॉर्ड टॉप प्रायोरिटी टू दिस केस, कृपया इस मामले को परम अग्रता दे। जनरल रूल्स वुड बी एप्लीकेबल इन दिस केस, इस संबंध में सामान्य नियम लागू होंगे। ऑब्टेन फॉर्मल सैंक्शंस, औपचारिक जो है मंजूरी प्राप्त करें। और फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में भी ऑब्टेन, प्रशासनिक अनुमोदन भी प्राप्त किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी कंसल्टेड, और क्या कहता है वित्त मंत्रालय से भी विचार विमर्श किया जाए। इसके बाद जो ये स्थितियाँ जो हमें दी गई हैं ये अभ्यास के लिए हैं, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम इसे एक एक करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कोई करना चाहता है तो कर लीजिए, और आप हमें या मुझे व्हाट्सएप या फिर मेरी ईमेल आईडी या आप जैसा भी चाहे कक्षा में भी आप हमें दिखा सकते हैं। आपके कार्यालय के भवन के अनियन अर्थात मरम्मत कराने, टाइल्स लगाने इत्यादि के लिए जो है यह सभी क्लास चल रही हैं। हाँ सॉरी, हम क्या देख रहे थे, हम स्थितियाँ देख रहे। तो इसमें जो है ये कह रहा है कि आपके कार्यालय के भवन के अनियन अर्थात मरम्मत कराने, टाइल्स लगाने के लिए ये राशि मंजूर की गई हैं, और फिर इसके लिए आपको जो एक मसौदा तैयार करना है, और किसके लिए, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को जो है
आपको जो है इसकी मंजूरी लेने के लिए मसूदा तैयार करना है। नेक्स्ट में भी है एक संगोष्ठी आयोजित करने के लिए और कुछ राशि की मंजूरी के लिए पत्र तैयार करना है। इस टाइप से ये सब जो है अभ्यास के लिए दिए हुए हैं। आप इसमें से 1-2 भी अगर कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो है हमारा सिलेबस पूरा होने के बाद हमारे पास टाइम रहेगा, हम इसे एक एक करके देखेंगे। और इसके बाद हमारा आ रहा है बैंकिंग वाला पोर्शन आ रहा है, अध्याय 4। इसका सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अभ्यास के लिए जो दिया हुआ है वो काफ़ी जो है ज़्यादा जो है इसमें दिया हुआ है, जो हम धीरे धीरे करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की कक्षा से आप जो है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे कक्षा में पूछ सकते हैं। और वीडियो जो है आपको कक्षा के अंदर जो है जैसा वीडियो है वैसा आपको कक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो आप कक्षा भी ले सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। और ये सब सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है और इसका कोई भी चार्ज वार्ज कुछ नहीं है। तो अच्छा, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ी सी मेहनत लगे, तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको जो है जो भी चीज़ डालूँगी मैं जो है एग्ज़ाम के नोट्स वगैरह कुछ भी एग्ज़ाम के टाइम, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने से बस सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए, और बेल आइकन को भी जो है दबा के रखिए, ताकि उसमें क्या है कि नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिल जाए आपको। जैसे यूट्यूब पे बहुत से वीडियो डालते हैं ना, तो जैसे वीडियोस स्किप होते जाते हैं, जो सबसे लास्ट में आता है वो आपके सामने आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन जो आपने बेल आइकन को दबा रखा है, प्रेस कर रखा है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास रहता ही है ना, जितने भी आपके पास वीडियो जाते हैं। तो चलो गाइस, आशा करती हूँ कि जो आप सब लोग जो हैं खुश रहें और पढ़ते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।